क्या जाने वाली है खामनेई की सत्ता? डेथ टू डिक्टेटर के नारे। इक्कीस प्रांतों में बगावत की चिंगारी। ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। – 2025 के बिल्कुल अंत में शुरू हुआ ये विद्रोह 2026 में प्रवेश कर गया है। राजधानी तेहरान समेत दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन फैल चुका है। रैलियां निकाली जा रही हैं। प्रदर्शनकारी सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में ये विरोध एक कारोबारी विवाद लग रहा था। इसमें दुकानदार मुख्य रूप से शामिल थे, लेकिन अब ये व्यापक आर्थिक असंतोष का रूप ले चुका है। इसमें व्यवसायियों के अलावा छात्र और युवा भी शामिल हो गए हैं। ताज़ा विरोध प्रदर्शन रविवार 28 दिसंबर 2025 को राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ, जब दुकानदार कारोबार बंद कर सड़क पर उतर आए। ये दुकानदार ईरानी रियाल की गिरती कीमत और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दुकानदारों का गुस्सा खुले बाजार में ईरानी रियाल के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद भड़का था। देखते ही देखते ये प्रदर्शन फैलता चला गया। अब ये ईरान के कई हिस्सों में हो रहा है। लोग सरकार के विरोध में खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। कई जगहों पर पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करते देखा गया। बताया जा रहा है कि इससे मामला और बिगड़ गया। प्रदर्शन के दौरान सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी का समर्थन किया जा रहा है और पिछले विद्रोह में मारे गए प्रदर्शनकारियों को याद किया जा रहा है। महंगाई की मार ने ईरान की जड़ें हिला दी हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान की महंगाई दर 50% तक पहुंच गई है। 2025 में ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले लगभग आधी कीमत खो चुकी है। $1 की कीमत 42,000 से ज्यादा ईरानी रियाल हो गई है। ईरान के लिए विदेशी सामान खरीदना आफत साबित हो रहा है। इस आर्थिक दबाव ने मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। धीरे धीरे ये आंदोलन छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों तक फैल गया। कई जगहों पर आंदोलन धीरे धीरे हिंसक रूप लेने लगा है। महंगाई और बेरोजगारी ने सड़कों पर विरोध और हिंसा को बढ़ावा दिया है। वैसे ईरान की सरकार प्रदर्शन को सख्ती से कुचलने के लिए कुख्यात है। इस बार भी एक तरफ सरकार संवाद की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। ईरानी सरकार और अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि आर्थिक विरोध को असुरक्षा फैलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया तो ऐसे लोगों से कानून के तहत निपटा जाएगा। खामनेई के सामने मुसीबतें। वैसे संकट सिर्फ अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर ही नहीं है। ईरान जल संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से भी जूझ रहा है। पिछले साल जून महीने के हमले के दौरान इजरायली हमले में ईरान के कई बांध ध्वस्त हो चुके हैं। 2018 में ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने देश की इकोनॉमी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने भी ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन सब के बीच ईरान सरकार का फोकस अभी भी मिसाइलों के निर्माण पर है, जबकि जनता सड़कों पर उतर रही है।
सवाल ये कि ईरान में खामनेई की सत्ता का भी वही अंजाम होगा जो बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका में देखा गया। फिलहाल खामनेई के सामने ये प्रदर्शन बड़ी मुसीबत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर आपको बताते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और इस पर बात करते करते संगीत सोम और उनके बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर तक क्यों शाहरुख खान को गद्दार कह बैठे, इस रिपोर्ट में देखिए। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। ये बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं, जिनका नाम है संगीत सोम। जिनको गद्दार कह रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर संगीत सोम शाहरुख खान पर इतना भड़के हुए हैं और उन्हें गद्दार तक कह दिया। दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 9 करोड़ रुपए में खरीदे जाने को लेकर है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और वहां के क्रिकेटर रहमान की आईपीएल में ऑक्शन पर ये जोरदार विरोध है। इसी को लेकर संगीत सोम ने चेतावनी दी। से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। आपको यहाँ तक अगर आज पहुँचाया तो इस देश के लोगों ने पहुँचाया। मेरठ में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम किस तरह शाहरुख खान पर भड़के और उन्हें लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सोम के बयान से एक सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बावजूद शाहरुख खान ने बांग्लादेशी क्रिकेटर की बोली लगाई? इस जवाब के लिए पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 18 दिसंबर को बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी, जबकि शाहरुख खान की टीम केकेआर ने इसके 2 दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर को मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि बांग्लादेश में उथल पुथल जैसे हालात तो पहले से बने हुए थे, लेकिन हमने जो तस्वीरें दिखाई हैं उससे साफ है कि दीपू दास की हत्या के 2 दिन पहले ही रहमान की बोली लग चुकी थी। बहरहाल संगीत सोम के इस बयान के बाद लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जहां सोम का समर्थन किया तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इस पर सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश में हिंदू जवान मारे जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं, बच्चियां जलाई जा रही हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और वो उन्हीं बांग्लादेशी क्रिकेटरों को भारत में खिला रहा है। शाहरुख खान भारत की मशहूर शख्सियत हैं, कद्दावर और नामवर आदमी हैं और उन्होंने जो बांग्लादेश के क्रिकेटर से मुआहिदा किया, वो मुआहिदा इस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में होता रहता है। शाहरुख खान ने क्रिकेटर से मुआहिदा कर लिया तो उनको गद्दार कहा जाएगा और उनको आतंकवादी कहा जाएगा। नहीं, हरगिज नहीं, किसी सूरत पर भी शाहरुख खान को न गद्दार कहा जा सकता है और न ही उनको आतंकवादी कहा जा सकता है। सोम के बयान पर योगी सरकार में मंत्री राजभर ने कहा कि चर्चा में बने रहने के लिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। अब वो चर्चा में बने रहने के लिए सोम जी तरह तरह के बयान देते रहते हैं। वो राष्ट्रीय मामला है, अब वो जो उससे संबंधित लोग हैं वो उनका विषय है। संगीत सोम का बयान जब सुर्खियों में आया और उनके बयान को लेकर जब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई तो उनसे फिर इस पर सवाल पूछा गया। सोम ने फिर दोहराया, जो देश के खिलाफ गद्दारी करेगा उसके खिलाफ इसी तरह बोलेंगे। देखिए,
जो भी देश विरोधी काम करेगा, आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, सनातनियों का कत्लेआम हो रहा है, वहां देश विरोधी नारे लग रहे हैं, भारत के विरोध में नारे लग रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, वहां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और शाहरुख खान जैसे गद्दार वहां के खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। वो शाहरुख खान का पैसा नहीं है, वो देश की जनता का पैसा है। शाहरुख खान अगर शाहरुख खान बना है तो देश की जनता ने बनाया, और आज वो देश के साथ गद्दारी, और आज पहला काम थोड़ी, वो पहले भी कर चुके हैं। वो पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, अगर कोई बात होती है तो पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है जब किसी न किसी वजह से शाहरुख खान विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है। रहमान के ऑक्शन के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा और इसी को लेकर किंग खान कुछ लोगों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बैन करने की उठ रही मांग पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के खिलाफ माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय को बीसीसीआई को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए वहाँ पर एक ऐसा वो एक मूवमेंट तो चल रहा है जो हिंदुत्व के खिलाफ है। तो वहाँ के खिलाड़ी इस बात की मांग उठाएं कि हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके, और यहाँ के लोगों को भी और बीसीसीआई को भी ये बात समझनी तो चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने ठीक बोला होगा, हम उस पूरे बयान को पढ़ करके फिर बात कहेंगे। गैंगस्टर के घर ईडी की छापेमारी होती है और करोड़ों रुपए कैश, जेवरात बरामद होते हैं। ईडी ने दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राव इंद्रजीत यादव के साथ ही अमन के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें कैश, जेवरात और संपत्ति का ब्यौरा मिलाकर करीब 50 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी को मिला कुबेर का खजाना, छापेमारी में मिले 50 करोड़, करोड़ों के जेवरात, 5 करोड़ रुपए कैश। करोड़ों के इन जेवरात की तस्वीर देखिए, शायद ही आपने कभी इतने महंगे जेवर देखे होंगे। यही नहीं, नोटों के इस पहाड़ को भी देखिए। करीब 5 करोड़ रुपए कैश एक साथ देखना किसी सपने से कम नहीं होता है। आम आदमी को तो इस तरह के सपने भी नहीं आते हैं, इसलिए ये किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है। दक्षिणी दिल्ली के सरप्रिय बिहार में एक घर में छापेमारी की गई। ये घर हरियाणा में टॉप मोस्ट गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव के साथी अमन कुमार का है। वही राव इंद्रजीत यादव जो ईडी के डर से दुबई में बैठा है, अपनी लेविश लाइफ के लिए मशहूर, और कुछ दिन पहले ईडी ने उसके ठिकानों पर भी रेड मारी थी। अब उसके साथ ही अमन कुमार की काली कमाई का खजाना खुल रहा है। सूटकेस भरकर सोने और हीरे के गहने, 5 करोड़ रुपए नगद, 8 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के जेवरात, एक बैग में कई चेकबुक और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जिसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए। ये सब राव इंद्रजीत के साथी अमन कुमार के घर से बरामद हुआ है। राव इंद्रजीत यादव की 5 महंगी गाड़ियां बरामद की थी। उसके अलावा 17 लाख रुपए कैश बरामद किया था और कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है वो जब्त किए थे। राव इंद्रजीत यादव का नाम लगातार चर्चा में है। सबसे पहले उसका नाम तब आया जब 2024 में रोहतक में मंजीत नाम के फाइनेंसर की हत्या हुई, और उस हत्या के बाद ही राव इंद्रजीत यादव देश से भाग गया। फिलहाल वो दुबई में बैठकर लगातार वहां से ऑपरेट कर रहा है। उसका नाम इसी साल 2 बार चर्चा में आया, जब हरियाणा के सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई, और उसके बाद जाने माने यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग हुई। इन दोनों फायरिंग की जिम्मेदारी भी राव इंद्रजीत यादव ने ली। इसके साथ ही राहुल फाजिलपुरिया का जो फाइनेंसर था रोहित शौकी, वो मारा गया। उस मर्डर की जिम्मेदारी अमन पर फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस पूरी पिक्चर में असली विलन राव इंद्रजीत यादव है, जो दुबई में बैठा है। इंद्रजीत यादव सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ के लिए मशहूर है, लेकिन पुलिस की फाइलों में वो कुख्यात गैंगस्टर है और ईडी की फाइलों में इकोनॉमिक ऑफेंडर है। इंद्रजीत यादव हरियाणवी म्यूजिक कंपनी जेम ट्यून्स का मालिक भी है। ईडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 5 लग्जरी कारें, 17 लाख रुपए, बैंक लॉकर, कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और डेटा बरामद किया था। राव इंद्रजीत यादव पुलिस की सुरक्षा में चलता है। काफिले में महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, सेलिब्रिटीज से मिलना जुलना होता रहता है और नेताओं से भी नजदीकियां हैं। हैरानी की बात यह है कि एक कुख्यात गैंगस्टर खुलेआम ऐसी जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है।
तो ये साफ है कि कई सारे प्रभावशाली लोग उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें न सिर्फ राव इंद्रजीत यादव बल्कि उसके गैंग से जुड़े हुए लोग, उसके साथी जो हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और यहाँ से बड़ी मात्रा में कैश और गहने बरामद हुए हैं। ये छापेमारी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि इस घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, जो कि ईडी की टीम के साथ आए हैं और ये छापेमारी लगातार चल रही है। फिलहाल ईडी की टीम इन दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है और मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।